तो लंग्स हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं सर। लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन? 2, आउटर और इनर। आउटर का नाम, इनर का नाम विसरल। ये रिंग बनी हुई है वो ऐसे बनी हुई है, कैसे? एस्ट्रल आगे वाला, डोर्सल पीछे वाला। सी शेप रिंग कहाँ है? वेंट्रल पे, डोर्सल पे। हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? सेंटर में। उसका पॉइंट ऑफ एपेक्स कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा गैप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। उसी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। मैंने सांस ली, 500 गया, सांस छोड़ी, 500 मारा है। ऐसे करते ही आधा लीटर हवा चली गई मेरे अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, किनोसिलिएटेड। इंडेक्स था हमारा। इंडेक्स के अंदर सबसे पहले क्या था? बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल हमने पढ़ ली। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं, एरोबिक एनारोबिक होते हैं। एरोबिक के अंदर 38 एटीपी बनते हैं, एनारोबिक के अंदर 2 एटीपी बनते हैं। मसल की बात करें तो 2 लैक्टिक एसिड होते हैं। और इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन किसका होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का होता है। ठीक है, हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एनाबॉलिक प्रोसेस है और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे ब्रीथिंग के। हमने सबसे पहले क्या करा? ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। सेकंड क्या करा? एल्वियोलर से एक्सचेंज करी गैस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड, गैसेस का क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर से गैसेस एक्सचेंज हुई इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू में जाने के बाद क्या करा? ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और सेलुलर रेस्पिराइजेशन कैसी रिएक्शन है सर? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये थी बेसिक डिटेल। अब बात करेंगे इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका जो बेसिक डायग्राम था वो मैंने तुम लोगों को बनवा दिया था, ये वाला बना लिया। ये जितने भी डायग्राम्स होते हैं ना, इसको हॉरिजॉन्टली बनाया करो पूरे पेज पर लैंडस्केप मोड में, ताकि डायग्राम अच्छी तरह से लिखा हो और कलरफुल पेन का यूज़ करो ताकि आई कैची हो, जिसकी वजह से जल्दी से याद हो जाए। अगली चीज़ ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक। उसके बाद हमारा था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स की बात करते हैं। लंग्स कहाँ सिचुएटेड है सर? ऊपर सिचुएटेड है सर। हाँ, ऊपर सिचुएटेड है सर। नीचे सिचुएटेड है? नहीं सर, थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है ना। कैविटीज हमने बचपन में ये पढ़ा था, C7, T12, L5, S1, C1। ये क्या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तुम लोगों ने? कुछ पढ़ा था ऐसा? नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। हमारे वर्टिब्रल कॉलम पता है क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड हमारी डिवाइड होती है इन पार्ट्स के अंदर। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है C। सर्वाइकल का नाम सुना है? सर्वाइकल पेन होता है, गर्दन के अंदर पेन हो जाता है, सर्वाइकल बोलते हैं। तो वो जो वर्टिब्रल होते हैं हमारे 7 सर्वाइकल होते हैं, 12 हमारे थोरेसिक होते हैं। थोरेसिक मतलब यहाँ से स्टार्ट होने वाले यहाँ तक। ठीक है, इसके नीचे आता है लुम्बर। ये जहाँ से हमारी जो ये वर्टिब्रा है ये ऐसे मुड़ती है यहाँ पर, ऊपर से ऐसे ही, ये ऐसे जो शेप अपनी कमर पे टच करके देखो, ये जो नीचे वाला एंगल है ये एंगुलेशन बना हुआ है, यहाँ पर C शेप बना हुआ है। ये हमारा होता है L5। L5 को बोलते क्या है आगे बात करेंगे। उसके नीचे एक बोन आती है S1 और एक C1। ये अभी सिर्फ याद करना है, इसका एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सारा का सारा उसमें डिटेल दिया हुआ है, उसके अंदर बात करेंगे। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो T12 के बीच में सिचुएटेड होते हैं। T12 मतलब थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी कौन सी? जिसके अंदर हमारा चेस्ट वाला एरिया आता है। चेस्ट वाले एरिया के नीचे क्या हमारा पेट आता है, इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। कौन सी कैविटी? एब्डोमेन कैविटी। तो हमारे लंग्स सर सिचुएटेड है एब्डोमेन थोरेसिक कैविटी के अंदर। देखो हम बनाएंगे ये कितने डिग्री एंगल है? हाँ, तेज बोलो, फिजिक्स पढ़ते हो? कहाँ से? अरे बताता हूँ सर को, रुक जाओ। ऐसे नहीं, ये हमारा हेड है, ये हमारे मान लेते हैं एब्डोमेन वाला एरिया है, हाँ, और ये हमारा सामने वाला एरिया वेंट्रल और ये डोर्सल। देखो हेड है, हेड के नीचे क्या है हमारा? नेक। नेक के नीचे क्या है? चेस्ट वाले एरिया। चेस्ट के यहाँ पे क्या सिचुएटेड है सर? लंग्स। लंग्स के नीचे क्या होता है? एक डायफ्राग्राम पढ़ा था बचपन के अंदर, डोम शेप डायफ्राग्राम। डोम शेप के नीचे क्या होता है सर? हमारा पेट। पेट के अंदर, पेट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
स्टमक, पेटू बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। हमारे आगे अगर देखो, अपने बॉडी को टच करो, यहाँ सेंटर में एक बहुत हार्ड बोन नजर आएगी तुम्हारे को, मारना नहीं है, हार्ड बोन है, ठीक है। ये क्या हमारे सामने है, हमारे फेस के सामने है या पीछे है? पीछे क्या है सर? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो क्या सामने वाली चीज को बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और पीछे बोलते हैं सर डोर्सल। क्या बोलते हैं? डोर्सल। अगर कोई भी चीज ऊपर होगी तो उसको बोलेंगे एंटीरियर, और कोई चीज नीचे होगी तो पोस्टीरियर। ये देखो, ये सामने वेंट्रल है हमारा, ये बोन हार्ड बोन है, इसको बोलते हैं स्टेरनम, ठीक है। यहाँ वर्टिब्रल कॉलम है। क्या इसके बीच में हम मेरी रिब्स बनी हुई है? अरे ये सामने है, ये पीछे है, क्या इसके बीच में मेरी रिब्स बनी हुई है? वेंट्रल और डोर्सल के बीच में क्या है? रिब्स। इसको, इस शेप को मैंने बोला ये है लेटरल। क्या है ये? लेटरल। तो क्या ये डायरेक्शंस इनकी समझ आई? हेड क्या है? एंटीरियर। नीचे मान लेते हैं एब्डोमन, पेट की बात करते हैं, पेट कहाँ पर है? अगर मैं हेड के कंपैरिजन में देखूं तो स्टमक कहाँ पर है सर? पोस्टीरियर मतलब नीचे। और हमारा ये, इस बोन को बोलते हैं स्टेरनम। क्या बोलते हैं? स्टेरनम। स्टेरनम कहाँ पर है? और हमारी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है? डोर्सल। वेंट्रल और डोर्सल के बीच में एक अरेंजमेंट आती है, इसको क्या बोलते हैं? लेटरल। जहाँ जो क्या यहाँ पर क्या सिचुएटेड है सर? हमारी रिब्स है, पसलियाँ हैं। कितनी पसलियाँ होती है? 2 पसली होती है, 2 पसली होती है। 24 पसलियाँ होती है हमारी, 12 इधर और 12 इधर, ठीक है। कह देना तेरी 24 पसलियाँ तोड़ दूंगा। सुना नहीं क्या डायलॉग? नहीं सुना? तुमने तो सुना ही होगा यार, सुना ना, लौंडे सुन लेते हैं सब कुछ, उन्हें पता है। 24 पसलियाँ तोड़ दूंगा अगर मेरे से पंगा लिया तो। 24 मतलब वो बोल रहा है 12 इधर और 12 इधर। तो ये अगर, क्या ये याद हो गया? अब इसके बाद स्टार्ट होगा। अच्छा तो ये देखो, यहाँ पर आओ। मैंने ये कहा कि ये एंटीरियर है, मतलब ये हेड वाला पोर्शन है। अब मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सी से स्टार्ट होती है, तो जितना भी सी वाला एरिया है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो रही है? मेरी रिब्स। रिब्स वाला एरिया कहाँ पर आ जाएगा? थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है। उसके नीचे जाते जाते लुम्बर, सैक्रम, सैक्रम और कोकेक्स, ये सारे वर्टिब्रल कॉलम बनते चले जाएंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखना है कि हमारे जो लंग्स है कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में सर। एब्डोमन, एब्डोमेन, थोरेसिक। तो अब लंग्स को स्टार्ट करते हैं। क्या इतना ठीक है? समझ आ रहा है? अब स्टार्ट करते हैं लंग्स को। मैं दोबारा भेज दूंगा DHA, जिसने ज्वाइन नहीं करा ज्वाइन कर लो। और अगर नहीं भेजा तो तुम लोगों ने मांगा क्यों नहीं? क्योंकि सर पढ़ा ही नहीं था। कोई बात नहीं, मत पढ़ो, पेपर बताएगा। हाँ जी, तुम झूठ बोलती कहाँ हो? बोलो। फोन खराब हो गया? मेरे को याद नहीं, मैंने शायद वो इवनिंग में भेजा है या फिर नाइट में भेजा है। टेलीग्राम का जब तुमने चैनल ही ज्वाइन नहीं करा तो मिलेगा कहाँ से? क्या कहाँ ज्वाइन करी हुआ है तुमने चैनल? एक ही चैनल है मेरा। मैंने कहा था कि YouTube पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। उसने तो कर लिया था। हाय, तब भी नहीं आया भाई। इसको कैसे आया? फिर दोबारा भेज दूंगा, कंप्लीट कर लाना, ठीक है। DHA ना, व्हाट्सअप नहीं चला रहा मैं, डिलीट। व्हाट्सअप ऑफिशियल काम के लिए नहीं यूज़ करना मेरे को, ऑफिशियल सारे टेलीग्राम पे होगा। जितने भी DHA होंगे भेजूँ,
सारे करने और एंड के अंदर तभी डिस्कस करूँगा अगर कोई डाउट होगा। अगर तुमने खुद सॉल्व कर लिया तो कोई डिस्कशन नहीं है उसका। अगर डाउट आ रहा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आ रहा तो मतलब तुम्हारे को कोई डाउट नहीं। अब पढ़ते हैं लंग्स। लंग्स के बारे में कुछ बातें लिख देता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। इतने एनसीईआरटी का वो पेज पढ़ लो, ये वाला पीछे करो, ये पेज नंबर 184 पढ़ लो। और सारे जब भी क्लास में आए तो दो चीज़ लेकर आए, एक एनसीईआरटी और एक हमारी धर्म बुक नोट्स, ठीक है, और एक हाइलाइटर ताकि हाईलाइट कर सको अपने पॉइंट। फायदा हुआ उसको, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
तो ज़्यादा महंगी हो गई, बड़ा के लिए। इसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है और यहाँ पे अंत होता है। कोई इसको सिखाया, ये जो 4 सिखाया है पक्का भूल जाएगा। तो हे भगवान, मुझे काम में अंत माफ हर टाइम करना है, और नहीं आना, एक ही रूल होता है। मैं तो देखा ही देखा होता है ना, टाइम से बताया कि कुछ क्या आने वाला, तो फिर दो दौड़ और क्या ना हाँ जी, पढ़ लिया। तो लंग्स हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं सर। सरफेस एरिया लंग्स का कितना होता है? 80 टू 100 मीटर स्क्वायर। अपने घर के आसपास कोई छोटा पार्क देखना, इतना बड़ा एरिया होता है। लंग्स को अगर मैं पूरा खोल दूं तो लंग्स इतना बड़ा होता है कि एक पार्क को कवर कर ले। देखो मीटर स्क्वायर दिया है, 80 में ऐसे चला, 80 में वाई में चला, 80 में एक्स में चला, इसका मल्टीपल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 80 मीटर स्क्वायर, इतना बड़ा एरिया होता है। तो अपने लंग्स को चाहो तो खोल के पार्क में बिछा सकते हो, इतना बड़ा एरिया मिलेगा। ट्राई करना है एक बार सर, बायोलॉजी के नाम। हाँ क्या क्या कहा इसने? वो अभी टाइम है उसमें, अभी इतनी जल्दी कहाँ भेजना चाह रहे हो मुझको। अच्छा, लंग्स का डायग्राम अभी बता दूं, पहले लाइन समझ लो। लंग्स की डबल लेयर होती है, बना ही दो ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। कार्ड वाला क्वेश्चन क्या? कार्ड्स के बारे में नॉलेज इसको हटाओ, इस पे आओ, इसको पहले से लगाओ है ना। कार्ड वाले में कंफ्यूज हो जाओगे, हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे समझ आएगा। मुझे टाइप एडमिशन वाला वो टाइप पढ़ते हैं गाइस। क्या कह रहा है कि अ ग्रुप consists of 4 girls, 7 boys. Total number of girls और यहाँ पे boys ये n की वैल्यू हो जाएगी। ट्राकिया क्या होता है? हाउ मेनी विंड पाइप, उसमें से क्या पास होता है? एयर। O2 नहीं जाता? हाँ O2, हाँ क्या O2 पास नहीं होता? होता है। क्या O2 गैस है? कोई भी लड़की, अगर कोई भी लड़की नहीं होगी तो सातों के सारे क्या हो जाएंगे? ये देखो, ये हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर क्या है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के नीचे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? हमारा साउंड बॉक्स। ठीक है। एपिग्लोटिस हमारा कितनी कार्टिलेज से बना है? कौन सी कार्टिलेज से बना है? इलास्टिन, हाइलिन, इलास्टिन। सर ये बना है इलास्टिन कार्टिलेज। और एनसीईआरटी लिखती है लैरिंग्स भी कार्टिलेज साउंड बॉक्स है। वो सिर्फ कार्टिलेज नहीं लिखती। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आंसर आ सकता है कि अगर मैम पूछ ले या कोई भी पूछ ले लैरिंग्स का फंक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, तो एनसीईआरटी के अंदर मार्क करो उस लाइन को जहाँ पे लैरिंग्स लिखा है। कार्टिलेज साउंड बॉक्स, नॉट ओनली साउंड बॉक्स, कार्टिलेज साउंड बॉक्स। दिख गया? यही लिखा है। हमारे पास लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन है? सर 2। पहली बात, लंग्स होता कैसा है? सर स्पॉन्जी होता है और
सॉलिड होता है। लंग्स का सरफेस एरिया कितना होता है? 80 to 100 मीटर स्क्वायर होता है। लंग्स की कितनी लेयर होती है? 2, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली लेयर का नाम, अच्छा लंग्स की लेयर का नाम क्या होता है? प्लूरा। आउटर होगी तो उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, इनर होती है तो विसरल प्लूरा। क्या यहाँ पे प्लूरा शब्द कॉमन है? तो प्लूरा बेसिकली सिर्फ लंग्स के लिए बनाया गया है। जहाँ भी अगर लिख दिया जाए प्लूरा तो किसकी मेम्ब्रेन? लंग्स की। अगर लिख दे पैराइटल, कौन सी लंग्स की मेम्ब्रेन? और लिख दे विसरल, हाँ अंदर वाली। सर जी कितने तेज बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि लंग्स हमारे कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है? सर थोरेसिक कैविटी में। जो कैसा है? एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। मतलब लंग्स के आगे हमारी रिब्स बनी हुई है। रिब्स देखो, रिब्स के इर्द गिर्द, मैंने ये सारी चीज़ नहीं लिखी क्या? चलो अच्छा मेरे को बताओ, लंग्स है हमारे सेंटर में, लंग्स के पीछे क्या है? बैक साइड, हाँ वर्टिब्रल कॉलम। लंग्स के आगे क्या है? स्टेरनम बोन। लंग्स के ऊपर क्या है? नेक। मेंढक वाली नेक नहीं, मेंढक की तो नेक ही नहीं होती है ना, उसका तो हेड होता है बस और ट्रंक होता है। और लंग्स के नीचे क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम ऐसा सिचुएटेड होता है। बोलते इसको डायफ्रागम है, लिखते इसको डायफ्रागम है। आर इसके अंदर क्या होता है? साइलेंट। तो यहाँ पे किसके आंसर दे सकते हो तुम लोग? डोर्सली क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रली क्या है? स्टेरनम। और एंटीरियरली नेक। वेंट्रली है स्टेरनम, एंटीरियरली है हेड या फिर नेक, और पोस्टीरियरली डायफ्रागम, और लेटरली सर रिब्स। मैंने बताया था लेटरली मतलब साइड में, साइड में क्या सिचुएटेड है? रिब्स प्रेजेंट है। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे डायग्राम देखो, ये आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में हमारे पास प्रेजेंट रहता है फ्लूइड। फ्लूइड का नाम प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इसकी मेम्ब्रेन का नाम है सब सर प्लूरा, इसलिए इसके फ्लूइड का भी नाम क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड करता क्या है? प्लूरल फ्लूइड सर एक तो कहाँ प्रेजेंट होता है? दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। दोनों मेम्ब्रेन को सेपरेट कौन करता है? सर प्लूरल फ्लूइड। और ये रेड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स। एनसीईआरटी लिखती है ये रेड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगती है? फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगती है? अपोजिट टू नॉर्मल फोर्स। अगर मैं यहाँ अगर एक सिस्टम है फॉरवर्ड जा रहा है, उस पर मेरे को क्या लगाना है? फ्रिक्शन। कहाँ लगेगा? अपोजिट। और दो सरफेस के कांटेक्ट में लगता है। क्या ये दो सरफेस आपस में कांटेक्ट कर जाएंगे? क्या ये दोनों सरफेस बहुत पास है लेयर्स के? अच्छा एक ये देखो, जैसे लंग्स यहाँ सिचुएटेड है, ये लंग्स, इस लंग्स के बाहर क्या है? सर रिब्स। क्या ये भी, तुम हंस क्यों रही हो? है क्या हुआ? लंग्स के बाहर क्या प्रेजेंट है? रिब्स। क्या ये भी सरफेस हो गया एक लंग्स का और एक रिब्स का? इसके सरफेस में भी फ्रिक्शन प्रोवाइड, जब भी हम भागते हैं तो क्या होगा? लंग्स आपस में, लंग्स हिलेगा इस तरह से, और रिब्स भी, हमारे जो रिब केज है वो भी हिलता है। बेसिकली क्या होता है, उसके बीच में ज़्यादा फोर्स ना लगे, उसके अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम करता है कौन? प्लूरल फ्लूइड। इसके दो ही फंक्शन है, एक तो सर ये सेपरेट करता है दोनों मेम्ब्रेन को, और एक फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है लंग्स के सरफेस पर टू द अदर ऑर्गन। अच्छा दूसरा कोई ऑर्गन है क्या लंग्स के पास? कौन सा है? नहीं है? हार्ट। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? कार्डियक नॉच में, जो कहाँ सिचुएटेड है? लेफ्ट लंग, राइट लंग? लेफ्ट। देख के बोलो, नहीं फ्लो तो बन जाता है। फर्स्ट ये सेपरेट करता है,
सर जी फोन रह गया महंगा वाला। ये सेपरेट करता है टू मेम्ब्रेन। अच्छा ये ऐसे ढंग से लिख देते हैं। ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सेपरेशन इन बिटवीन टू लेयर ऑफ लंग्स। सेकंड फंक्शन, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द lungs, on the surface of lungs। to the other organ। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक? मुंडी मत हिलाओ, जुबान चलाओ, क्योंकि लड़कियां तेज होती है जुबान चलाने में। देखो डायग्राम समझ आया? ये क्या बना हुआ है? ट्राकिया। चलो लिख दो दोबारा। ये है ट्राकिया। ट्राकिया हमारा क्या होता है सर? विंड पाइप। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है सर? ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? सी शेप्ड रिंग्स, जो किसकी बनी है? हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है साहब, समझ आया लंग्स के बारे में? तो ये हमने लंग्स पढ़ा। अब अच्छा लंग्स बताओ, हवा आ रही है, लंग्स के अंदर दो जोन होते हैं, मैंने लिखवाया था इंडेक्स के अंदर, एक कंडक्शन जोन होता है और एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्शन जोन क्या करता है? एक इस कंडक्शन जोन का काम है हवा को ट्रांसपोर्ट करना, और रेस्पिरेटरी का, अच्छा रेस्पिरेशन का काम क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनडायरेक्टली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड। तो जहाँ से रेस्पिरेटरी स्टार्ट होता है वहाँ से ऑक्सीडेशन होने की संभावना हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन बेसिकली वहाँ होता नहीं है, वो रेस्पिरेटरी, बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन जैसा कुछ स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन तो कहाँ होगा? सेल के पास होगा, एल्वियोलाई के पास थोड़ी होगा। इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट कौन है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम है गैस को एक्सचेंज करना, O2 दे के CO2 को लेना। तो इसके अंदर हम दो जोन पढ़ेंगे, जिसमें आधा है कंडक्शन जोन, आधा है रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्शन जोन के अंदर गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, रेस्पिरेटरी जोन के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके अंदर क्या क्या आता है वो आगे देखेंगे, खींचो फोटो। डायग्राम बनाते सुंदर सा, सुंदर कन्या का, लंग्स का। अरे वही है सेम। कोई टाइम बताएगा जरा? 8:21 संडे टेस्ट है किस चीज़ का? सेल साइकिल। हाँ हाँ, बच्चे कह रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं इसने अच्छा याद दिलाया सर को। सर आपको याद नहीं था? फिर तो आपने टेस्ट भी नहीं बनाया होगा। आज तो छोड़ो, टेस्ट तो बनाया था। टेस्ट बन गया, फिर याद होना ना होना बात एक ही है। क्या? कल ही दे दो टेस्ट है। कल ही दे दो। नहीं
मेरी तरफ से 1 दिन में दो, 2 दिन में दो। देना तो टेस्ट तुम्हें ही है। टेस्ट से ये पता चलेगा ना तुम्हारी कितनी औकात बन चुकी है बायोलॉजी के अंदर अभी तक, है ना? क्या अभी भी नल बट्टा सन्नाटा ही है हम सर? मैं तो नल बोलूँगा। तुम्हारा नाम अंशु है? हाँ हाँ, तुम्हारा नाम अंशु है? क्यों है भाई? मैं तो कंसु बोलूँगा। अब लैरिंक्स। अच्छा, ये डायग्राम तो तुमने बनाया हुआ है, बताते जाओ ऊपर वाले का नाम क्या है। फिर ऊपर वाले का नाम है एपी वाला ग्लोटिस। एपी ग्लोटिस कौन सी कार्टिलेज? फिर से इलास्टिन। इसके नीचे क्या है सर? लैरिंक्स। लैरिंक्स किस चीज से बना है? अरे होता वो कार्टिलेज साउंड बॉक्स है, बना किससे है? कार्टिलेज से। लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन? 2, आउटर और इनर। आउटर का नाम, इनर का नाम विसरल। आउटर वाली किसके क्लोज कांटेक्ट में होती है? बह गई। थोरैसिक, सही बोला, थोरैसिक। और इनर वाली? शाबाश, लग रहा है मुझे तुम कुछ ना कुछ तो नाम रोशन करोगे यहाँ का। आउटर का नाम क्या है दोबारा बताओ? पैराइटल। सिर्फ पैराइटल या प्लूरा कौन बोलेगा? वरना पैराइटल बोलोगे तो कौन समझेगा? तुम खुद बस। विसरल प्लूरा, ठीक है। यह है प्लूरल फ्लूइड। ये क्या है? ट्राकिया। ट्राकिया का काम? विंड पाइप। विंड पाइप नहीं, इसका काम क्या है? एयर पासेज। और ये जो बना हुआ है इसका नाम क्या है? सी शेप रिंग्स। सी शेप रिंग किससे बनी है? हाइलिन कार्टिलेज। अपनी गर्दन छू के देखो, क्या यहाँ पे आगे है? पीछे छू के देखो, है? नहीं है। अच्छा, ट्राकिया के पीछे कौन सा पाइप होता है? फूड पाइप। नाम क्या होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के पास नहीं होता सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्राकिया पे। तो एक चीज़ नोट करो, अगर ये 2 पाइप है मेरे पास, ठीक है, ये आगे वाला ट्राकिया, पीछे वाला ईसोफेगस। मैंने बोला वो जो सी शेप रिंग बनी हुई है वो ऐसे बनी हुई है। कैसे? ऐसे। क्या? अच्छा, इसकी वेंट्रल साइड क्या ये है? डोर्सल साइड ये है? वेंट्रल आगे वाला, डोर्सल पीछे वाला। सी शेप रिंग कहाँ है? वेंट्रल पे, डोर्सल पे? तो क्या डोर्सल ही ये अगर मैं कोई सर्कल बनाऊं ऐसे और मैं ये बोलूँ ये वेंट्रल है और ये डोर्सल है, हमारे पास सी शेप जो रिंग्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रल। डोर्सली क्या है? वो एब्सेंट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इनकम्प्लीट है डोर्सली? पीछे वो है ही नहीं, कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ वेंट्रल में। तो ये इनकम्प्लीट डोर्सल रिंग है ना? आया। चलो, बनी किस चीज से बनी है ये? हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन, इसका एक क्वेश्चन जो आएगा, सर इनकम्प्लीट होती है डोर्सली। क्वेश्चन भाई, मैं CBSE लिखूं तो कम, नीट लिखूं तो कम, ओलंपियाड लिखूं तो भी कम, एक और रह गया, KVPY लिखूं तो कम। KVPY पता है क्या होता है? एक हमारा वो होता है स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जो इसके अंदर स्कॉलरशिप ले लेता है वो फ़ायदा हो जाता है उसका, उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल पढ़ने के लिए मिलता है, नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए मिलता है, कोई पैसा नहीं जाता, 90% पढ़ते हैं। अगर 2 लाख रुपए फीस है तो तुमको तो 20,000 देने, 20,000 में सारा पढ़ लोगे। देना चाहिए। तो कर रही हो। प्रिपरेशन कैसे होगी? इससे हार्ड होती है प्रिपरेशन। अच्छा, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? सर डायफ्राम। क्या प्रेजेंट है? डायफ्राम। जब मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा, किसका स्ट्रक्चर देखा? लंग्स का। तो लंग्स मुझे टुकड़ों में मिला। लंग्स में
एक लाइन यहाँ थी, एक लाइन डालते क्या है, दो सेपरेशन हो गई, एक ऊपर और एक नीचे। इसको मैंने क्या बोला, लोब्स। क्या बोला, लोब्स। और इस ये जो कट आया इसको मैं नाम दे रहा हूँ फिस्चर। क्या नाम दे रहा हूँ, फिस्चर। अच्छा ये क्या, ये नीचे है, एक फिस्चर मैंने इसमें डाला। अच्छा ये बताओ कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, ये वाला कौन सा है, ये सर ये तो राइट लिखा है ना, सर ये तो राइट में बनाया है ना। हाँ अरे हाँ लेफ्ट है वो सर। सर ये ऐसे नहीं, ये ऐसे बना है। चलो ठीक है, मान लेते हैं ऐसे बना है। मान क्या लेते सर, है वो ऐसा। अच्छा एक चीज नोटिस करो, ये राइट और लेफ्ट लंग के बीच में कोई, लेफ्ट लंग के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है सर, डी पर जाता हुआ। क्या ये दिख रहा है, नहीं, हाँ हाँ दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं अच्छा ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो तो पता है कार्डियक नोच, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये किस लिए होता है, हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड है सर, लेफ्ट साइड है सर। नहीं नहीं सर लेफ्ट में, पर हमारा दिल तो उल्टा धड़कता है सर। कहाँ है हमारा दिल सर, उल्टा है, उल्टा धड़क रहा है। नहीं, हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर में। उसका वेंट्रल पार्ट पता है जो पंप करता है ब्लड को, ब्लड को कौन सा पार्ट करता है, वेंट्रल। ऐसे सेंटर में सिचुएटेड होता है, वेंट्रल पार्ट नीचे होता है और आर्ट्रियम ऊपर होता है। तो वेंट्रल पार्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ एपेक्स। मतलब ये देखो, ये मैं हार्ट बना रहा हूँ, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4, 2 ऊपर और 2 ऊपर वाले को आर्ट्रियम, नीचे वाले को ये दिख रहा है, ये कॉर्नर, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एपेक्स। किसकी एपेक्स, पॉइंट ऑफ एपेक्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ एपेक्स क्या होती है, ये हार्ट ऐसे सिचुएटेड होता है जो पॉइंट ऑफ एपेक्स होते हैं। ये कॉर्नर, ये हमारी, ये कौन से फिंगर बोलते हैं इसको, पोली फिंगर। इसको क्या, इसको कौन से फिंगर बोलते हैं, मिडल फिंगर नहीं बोलते इसको, पॉली फिंगर बोलते हैं ऐसी कुछ, या चलो छोटी उंगली। ठीक है, छोटी उंगली कहाँ की तरफ सिचुएटेड है, लेफ्ट की तरफ। तो ये हमारी पॉइंट ऑफ एपेक्स है किसकी, हार्ट की। हार्ट को यहाँ सिचुएटेड करो, अरे भाई सीधे हाथ से सिचुएटेड करो। अब अपनी ये छोटी वाली फिंगर देखो, सीधा हाथ बेटा, सीधा हाथ। ये तो उल्टा है तुम्हारा, लेफ्ट ही हो तुम। यहाँ सिचुएटेड करो, इसका ये कॉर्नर दिख रहा है, ये कहाँ की तरफ सिचुएटेड है, लेफ्ट। यूं नहीं, लेफ्ट। इसलिए पॉइंट ऑफ एपेक्स इसकी लेफ्ट की तरफ होती है। ये वेंट्रल वाला पार्ट पंप करता है, इसलिए हम जब भी लेफ्ट चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो वो वहाँ पे हमारे को हार्ट बीट सुनाई देती है। बेसिकली हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, सेंटर में। उसका पॉइंट ऑफ एपेक्स कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में होने की वजह से लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा गैप आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। उसी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, हार्ट। हार्ट बना देते हैं सर। नोच यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल करा गया है गैप को। कार्डियक नोच। अच्छा, इसका नाम जो कार्डियक नोच है, कार्डियक से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए, एक ही शब्द समझोगे, हार्ट। क्या समझोगे, हार्ट। किसकी नोच है, कार्डियक की। तो कौन प्रेजेंट होगा, हार्ट। हार्ट बना देते हैं यहाँ पे। हरा हार्ट बनाऊं, नीला बनाऊं, नीला बनाऊं, लाल। लाल तो है ही नहीं, लेकर आना पड़ेगा भाई। ये है हार्ट। और कहाँ प्रेजेंट है, कार्डियक नोच में। अब लिख देते, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है सर हार्ट। मैंने लंग्स में मैंने लंग्स के अंदर एक फिस्चर डाला ऐसे। कितने लंग्स डिवाइड हो गए, कितने में, 2 में। कितने में डिवाइड हो गए, 2 में। एक ऊपर और एक नीचे। मैं बोल रहा हूँ इसको बोल रहा हूँ ये 1 लोब है और ये 2 लोब है। कितनी लोब है यहाँ पर, कितना फिस्चर है, 1 फिस्चर। मतलब जो सेप्टा, जो सेपरेट कर रहा है, कितना है, 1। कितने लोब बने, 2।
इस फिक्सचर का नाम है सर ऑब्लिक। ऑब्लिक फिक्सचर के पास कितने लोब्स है सर? 2 लोब्स। ठीक है, अब आओ राइट वाले में। राइट वाले में कितने कितने फिक्सचर है अभी? एक। अगर मैं एक और डाल दूं तो अब कितने लोब्स बन गए? 1 2 3। नीचे वाले इसका नाम क्या था? नीचे वाले इसका फिक्सचर का नाम क्या है? ऑब्लिक फिक्सचर। ऊपर वाले का नाम है हॉरिजॉन्टल। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं एमबीबीएस के अंदर या बीएससी के अंदर, जब तुम एनाटॉमी पढ़ोगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का नाम एक और दिया जाता है ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर। क्या नाम है? ट्रांसवर्स। तो ये नीट के अंदर पूछा गया था, एक बच्चों ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, उसका एक और नाम था ट्रांसवर्स फिक्सचर। ठीक है, और इसके नीचे एक चीज हमारा प्रेजेंट होता है, क्या? डायफ्राम। समझ आ गया? अच्छा, मेरे को थोड़ी ना प्लूरल फ्लूइड के बारे में लिखवाना है। अच्छा, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब प्लूरल फ्लूइड 2 काम करता है, एक तो सेपरेशन प्रोवाइड करता है दोनों लेयर के बीच में, और एक रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स। किसके लिए? टू द अदर ऑर्गन्स। अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, क्या हो जाए सर? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सर सूजन, मतलब सूजन। सूजन मतलब सूज जाता है ना, वहां पे ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर सूजन हो जाती है तो इससे एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम होता है प्लूरेसी। और एक और नाम होता है इसका प्लूरे। प्लूराइटिस, सॉरी। और दूसरी वाली का नाम क्या है? प्लूरे। प्लूरे और प्लूराइटिस। प्लूराइटिस एंड प्लूरे। स्पेलिंग चेक कर लेना ना नोट, ठीक है। अगर प्लूरल फ्लूइड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो कौन सी डिसीज हो जाती है? प्लूराइटिस और प्लूरे। ये आएगा नहीं, बता दिया। कूल बनने के लिए कहाँ पे कूल बनोगे? स्कूल में बना करो। फर्स्ट टर्म खत्म, सेकंड टर्म में कूल बनो ताकि बच्चे को पता चले तुम पढ़ते हो। और देखो, जो कूल बनता है सीधी सी बात है वो पढ़ता है। स्कूल में एटीट्यूड उसी बच्चे में स्कूल में एटीट्यूड 2 ही बच्चों में होता है, इतना ध्यान रखना। एक जो गुंडा होता है जो सबको पीटता है, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। बस आज कर रहे हैं कंडक्शन जोन और रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्शन जोन से फिर वही बात, कंडक्शन जोन में क्या होता है सर? मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है एयर को अंदर लेना और यहाँ लंग्स तक खत्म होता है, ठीक है। इसके बीच में 2 चीज़ आती है, एक आधा स्पेस जो कंडक्शन जोन होता है जहाँ पे हवा ट्रांसपोर्ट होती है, और आधा स्पेस जहाँ पे रेस्पिरेटरी जोन मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। रेस्पिरेशन होता नहीं है, नाम दे दिया उसको रेस्पिरेटरी जोन। तो इसके बारे में अब डिफरेंस देखेंगे। पहले मैं लिख दूं कंडक्शन जोन क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक होता है, उसके बाद डायग्राम बताऊंगा। तो किसने तुम लोगों ने नोट्स बना लिए कंडक्शन जोन वाले? ठीक है। अच्छा, इतने काम करो जब तक मैं लिख रहा हूँ, पेज नंबर 185 पर आ जाओ। ये इसके जो अपोजिट वाला है ना, ऊपर वाला जो एरिया है वो सारा पढ़ लो। वहाँ पे कंडक्शन जोन दिख गया? ठीक है, उसको एक और बार पढ़ लो। अगर बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हम एयर को इनटेक करते हैं सबसे पहले कहाँ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। कहाँ से करते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अब पढ़ लो।
एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ जाती है सर? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में जाएगी, नेजल चैम्बर से होती हुई इंटरनल नोस्ट्रिल्स में आएगी, उसके बाद कहाँ आएगी सर? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। उसके बाद कहाँ जाएगी सर? ट्राकिया। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फेरिंग्स लिख रहा हूँ, ठीक है, नेजल चैम्बर नहीं लिख रहा। फेरिंग्स हमारा कॉमन पासेज होता है किस चीज का? ये भी कार्टिलेज से बना नहीं? हाँ कार्टिलेज से बना। ये भी जितने भी है फेरिंग्स एरिंग्स है ना, सब कार्टिलेज है। इसके बाद आता है ट्राकिया। ट्राकिया हमारा क्या है? विंड पाइप है या फूड पाइप है सर? विंड पाइप है। ट्राकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस नहीं, सिर्फ ग्लोटिस। ग्लोटिस, ठीक है। ट्राकिया के बाद एयर कहाँ जाएगी? अच्छा देखो देखो, हमने वो पढ़े थे अभी, आया तार C, इसको अभी के अभी यहाँ याद करो। C7 T12 L5 S1 C1, C7 T12 L5 S1 C1। हमारे लंग्स कहाँ सिचुएटेड है सर? T12 के बीच में। कौन सी कैविटी है ये? थोरैसिक कैविटी, ठीक है। हमारा जो ट्राकिया है ये है ट्राकिया, ठीक है। क्या ट्राकिया यहाँ पे आके ये जो लंग्स बन रहे हैं, क्या ये यहाँ पे दो में डिवाइड हो रहा है? क्या यहाँ पे ये ट्राकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? तो जिस पार्ट में डिवाइड होता है इसके पीछे प्रेजेंट होता है T5। T5 मतलब थोरैसिक कैविटी नंबर 5। थोरैसिक का वर्टिब्रल होता है प्रेजेंट, वर्टिब्रल नंबर कौन सा? 5। मतलब ऐसे वर्टिब्रल कॉलम बने हुए हैं हमारे बहुत सारे, ठीक है। यश देखो C7 से लेके C1 तक ऐसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम बने हुए हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ तक हमारे बने हुए हैं C7, इसके नीचे हमारे T12 वाले, और यहाँ तक, और इसके नीचे हमारे ये L5, इसके नीचे S1 और इसके नीचे C1। T12 में से कोई एक 5th नंबर का 1 2 3 4 5, ये T5 यहाँ से डिवाइड होता है लंग्स। अच्छा वर्टिब्रल कॉलम तो पीछे है, लंग्स ट्राकिया तो आगे है, तो T5 के सामने, मतलब ये T5 है ऐसे, इसके सामने जस्ट जो ट्राकिया होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ट्राकिया डिवाइड होता है कहाँ से? T5 से। T5 क्या है? थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम नंबर 5। T5 लिखा होगा, वो ट्राकिया नंबर 5 नहीं है। T5 क्या है? थोरैसिक का वर्टिब्रल कॉलम नंबर 5। तो देखो एट T5 मतलब थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम यहाँ से डिवाइड होते हैं। यहाँ से ये जो सबसे पहला मेरा ये बना, ये वाला हिस्सा, ये इसको मैं बोलता हूँ, एक राइट बना और एक लेफ्ट बना, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। तो मेरे पास दो ब्रोंकाई बने, एक बना राइट और एक बना लेफ्ट। अभी एक बना है तो इसलिए ब्रोंकाई बोला है, उसके बाद ये और डिवाइड हो जाएंगे फर्दर, तो मैं इसको ब्रोंकियोलस बोलूँगा। राइट और लेफ्ट के बाद मेरे पास जो सबसे पहला ये बना, देखो ये ऐसे ना करके डिवाइड हो रखे हैं, ऐसे थोड़े थोड़े पार्ट में, ठीक है। ये जैसे हमारा ब्रोंकाई था, ये वाला पार्ट जो है मेरा 1 डिग्री नाम दिया। अब यहाँ से मैंने फर्दर और डिवाइड कर दिए, 2 डिग्री दिया। अब यहाँ से मैंने एक और डिवाइड कर दिया, ये 3 डिग्री। देखो ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री वाले, और ये है 3 डिग्री वाले। ये ऐसे करके ब्रोंकियोलस डिवाइड हो रखे हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ब्रोंकाई, क्योंकि ये एक में डिवाइड था। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 1 डिग्री ब्रोंकाई, मतलब ये एक ही है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 डिग्री ब्रोंकियोलस, मतलब अब ये फर्दर डिवाइड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 1 डिग्री ब्रोंकियोलस, फिर आएगा मेरे पास 2 डिग्री, फिर आएगा 3 डिग्री।
हमारा कौन सा जोन चल रहा है अभी? ये तेज बोलो, कंडक्शन जोन। हमारा ट्राकिया कौन से थोरेसिक नंबर से डिवाइड हुआ था? T5 से। T5 से डिवाइड होने के बाद सबसे पहले क्या बनाया था उसने? राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। उसके बाद किस में डिवाइड हुआ? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ट्राकिया, के बाद T5 से क्या हुआ? डिवाइड। कौन हुआ? सर स्टेरनम डिवाइड हुआ है, सर स्टेरनम हुआ है। ट्राकिया कौन डिवाइड हुआ? ट्राकिया। कहाँ से? T5 से। सबसे पहले डिवाइड हुआ तो क्या बना है? राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंकियोलस। अभी ये क्या चल रहा है? कंडक्शन जोन। ये आ गया तो तुम लोगों को समझ। वर्टिब्रल कॉलम T5 से डिवाइड हुआ था। उसके बाद इसने बनाया मेरे पास इनिशियल ब्रोंकाई। अच्छा ये सब क्या है? ये सब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना लंग्स के अंदर, ये उसके नेमिंग करता जा रहा है, और कुछ भी नहीं है ये। जैसे 1 डिग्री एक बार इस एक स्टेप, जैसे मानो मैं एक स्टेप चला, इसका नाम मैंने रखा यश, इसका नाम रखा अंशु, इसका नाम रखा ट्राइपॉड, इसका नाम रखा दीवार। ऐसे करके सिर्फ स्टेप्स के नाम है और कुछ भी नहीं है। इनिशियल ब्रोंकाई के बाद आया मेरे पास टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या पेपर में ये आएगा? नहीं आएगा। पेपर में एक चीज आएगा, कंडक्शन जोन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है, सिर्फ ये आएगा। भले यार तुम अपनी समझदारी के लिए लिख दो, मैम इंप्रेस हो जाएगी, अच्छी बात है, पर ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत खतरनाक चीज़ है। वो बीच में से ऐसे बना सीक्वेंस बना के देगा, ऐसे इसमें से मेरे को कंडक्शन जोन का राइट सीक्वेंस लिखना है, वो सीक्वेंस पूछेगा, बीच में से चीज़ें गायब कर देगा। क्या तो वो बोलेगा, ये ऐसे पूछेगा 1 डिग्री 2 डिग्री के बीच में क्या आता है? मैंने तो 2 डिग्री के बीच में पूछा ना, तो बोलो कुछ नहीं आता। 1 डिग्री 3 डिग्री के बीच में क्या आता है? 2 डिग्री। टर्मिनल और 3 डिग्री के बीच में क्या आता है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, या फिर वो सीक्वेंस में पूछेगा या फिर इसके बीच में से कुछ हटा के पूछेगा। तो ये क्या है? कंडक्शन जोन। देखो कंडक्शन जोन तक मेरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके बाद क्या है? रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन इसके अंदर ही फर्दर डिवाइड होगा, इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। अब मैं पहले रेस्पिरेटरी जोन लिख देता हूँ। मेरे साथ वो बोलो, वर्टिब्रल कॉलम C7T12 L5S1 C1। आओ रेस्पिरेटरी जोन। लंबर नहीं लूम्बर, लूम्बर 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 मैम है ना वो। चलो टर्मिनल के बाद मेरे पास स्टार्ट हुआ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। रेस्पिरेटरी के बाद आया मेरे पास एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद आया आर्ट्रिया। अच्छा ये हार्ट वाला आर्ट्रिया नहीं है। उसके बाद आया एल्वियोलर सैक। सैक मीन्स होता है मेम्ब्रेन, तो एल्वियोलर सैक लिखा है मतलब किसकी मेम्ब्रेन? एल्वियोलर की मेम्ब्रेन। इसके बाद आया मेरे पास एल्वियोलाई। सर आपने कहा सेक का मतलब मेम्ब्रेन होता है। हाँ जी। आज मैंने ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए थे मैं। हाँ तो उसमें था, पता नहीं सेल वाले चैप्टर में था, वो मेम्ब्रेनस सेक लाइक ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो जब दोनों मतलब एक ही है तो उन्होंने मेम्ब्रेन सेक लाइक ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कंफ्यूज करती है ना, कहीं पे सेंट्रोजम लिखती है, कहीं पे सेंट्रियोल लिखती है। जहाँ पे उसको सेंट्रियोल लिखना है वहाँ तो वो सेंट्रोजम लिखती है, और जहाँ वो हम बोले थे वहाँ सेंट्रियोल आएगा। मियोसिस 2 के अंदर सेंट्रोजम डिवाइड हो रहे थे ना हमारे मियोसिस के अंदर, कोई इंटरकाइनेसिस के अंदर,
सेंट्रोजम ही डिवाइड होता, बाकी तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं था। तो वहाँ पे क्या लिखती है वो सेंट्रोजम, और यहाँ क्या लिख रही थी वो सेंट्रियोल। तो डिफरेंस, बात तो एक ही थी, बस उसके स्ट्रक्चर डबल और सिंगल में था। वो जानबूझ के कंफ्यूज करेगा, तो मैं मीन साथ साथ बता के चल रहा हूँ, मैम्ब्रेन और सैक एक ही होता है। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है कि वो सैक को सिंगल मैम्ब्रेन बोल रहा हो और मैम्ब्रेन को डबल मैम्ब्रेन बोल रहा हो, या फिर मैम्ब्रेन को सिंगल या सैक को डबल, बस इतना है। सैक दिख जाए मतलब मैम्ब्रेन, डक्ट दिख जाए एक डब्बा, डक्ट के अंदर, अच्छा ये ऐसे प्रेजेंट है, ये देखो ये है डक्ट, डक्ट के अंदर प्रेजेंट है ये आर्टरिया, आर्टरिया के अंदर प्रेजेंट है मैम्ब्रेन, मैम्ब्रेन के अंदर कौन प्रेजेंट है सर, हमारा आर्टरिया। ये इस तरह, सॉरी एल्वियोलाई, ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी जोन बहुत छोटा सा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एल्वियोलर डक्ट, अच्छा याद करने के लिए ऐसे डक्ट आर्टरिया सैक, डक्ट आर्टरिया सैक किसकी है, एल्वियोलर एल्वियोलर, उसके बाद क्या आया एल्वियोलाई। कोई भी मेम्ब्रेन जब कोई भी जो ऑर्गन है ना वो बेसिकली ऐसे ही डिफाइन करा गया है, पहले वो डक्ट में होता है, फिर उसका आर्टरिया होता है और फिर उसका सैक होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी जोन में होता क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होना, इसके बारे में लिख देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक सर कंडक्शन जोन के अंदर सबसे पहला काम होता है क्लियर करना कंडक्टिंग एयर, फ्रॉम फॉरिजन पार्टिकल। देखो तुम लोग मिट्टी वाले शहर में गए, कहाँ पे गए, मिट्टी वाला शहर होता है गांव होता है, सर कहीं भी देख लो हर जगह ही मिट्टी है, हमारे घर के पास ही मिट्टी है, उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, सिलिका, क्या बोलते हैं, सिलिका, पढ़ाया था थोड़ा थोड़ा, चलो याद है, जिसका थिन सिलिका होता है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, याद आ रहा है, आएगा। चलो कहाँ पे हमने सांस ली, सांस में मिट्टी गई, अगर वो मिट्टी लंग्स में जाएगी तो इन्फेक्शन करेगी, अगर वो प्लूरल फ्लूइड के अंदर चली गई तो इन्फ्लेमेशन कर देगी, इन्फ्लेमेशन कर देगी तो डिसीज हो जाएगी प्लूरिटिस या फिर प्लूरे नाम की। तो क्लियर करती है कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरिजन पार्टिकल। अगर ऑक्सीजन के साथ या एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसको ये क्या करता है, रोक देता है, वहाँ पर उसको क्लियर कर देता है। जब हमने सांस ली, फॉरिजन पार्टिकल आ गया, उसको वहीं स्टॉप कर लेगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे ना उसको फॉरिजन पार्टिकल को, उस वक्त वो क्या कर देगा, एक्सपल्शन, मतलब बाहर फेंक देगा। तो सबसे पहला काम क्लियर करता है कंडक्टिंग एयर फ्रॉम किससे, फॉरिजन पार्टिकल से। समझ आ रहा है, नहीं आएगा पूछना दोबारा, ठीक है। इसका एक और काम, हवा बाहर ठंडी चलती है, गर्म चलती है, पर जब भी हम मुंह से हा करते हैं तो हमेशा गर्म ही निकलती है ना। तो ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, मेंटेन टेम्परेचर। और जब हम सर्दियों में हवा छोड़ते हैं बाहर तो एक मॉइस्चर प्रेजेंट हो जाता है उस पे, ये उसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। तो अब अगर कोई भी बोले कि हवा जो ह्यूमिडिटी वाली आ रही है, जिस पे एक मॉइस्चर आ जा रहा है, सर वो हमारे लंग से आ रही है, सर वो तो कंडक्शन जोन से आ रहा है, ये तो जाता ही नहीं एल्वियोलाई तक, तो ये तो ऊपर से आ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट काम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका, यहाँ पे सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है। कौन से जोन में प्रेजेंट है, सर कंडक्शन जोन के अंदर। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये ट्रांसपोर्ट करती है क्या, गैसेस, गैस नहीं गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और कौन सी गैसेस करती है सर, दो, एक CO2 करती है और दूसरी भी CO2 करती है, एक CO2 करती है और दूसरी O2 करती है, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या इतने पॉइंट याद रहेंगे, बहुत शानदार। अच्छा एक आगे आओ जहाँ पे वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, आगे वॉल्यूम्स दिए हुए हैं।
करो आगे पेज, पेज नंबर, नेक्स्ट पेज ही नेक्स्ट पेज दिख गया। वॉल्यूम नीचे क्या, टाइडल वॉल्यूम पढ़ लो एक बार, क्या लिखा है टाइडल वॉल्यूम, वो कहना क्या चाहती है एनसीईआरटी वो बताओ। इतने मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। बताओ जी क्या कह रहा है वो कह रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन, क्या कर रही हो मैंने पूछा है, वो एक्टिंग करी। नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ करता है 500 ml एयर, मतलब 500 ml उसकी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती रहती है। मतलब मैंने सांस ली 500 गया, सांस छोड़ी 500 बाहर आया, सांस ली, करो अब करो एक्टिंग, करो ना, 500 है, सांस ली 500 गया, सांस छोड़ी 500 गया। वो ये बता रहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कितना वॉल्यूम इनटेक कर सकता है और कितना वॉल्यूम एग्जिट कर सकता है, मतलब कितना एयर बाहर छोड़ सकता है। वो कितना है 500 ml, मतलब आधा लीटर। ऐसे करते ही आधा लीटर हवा चली गई मेरी अंदर। आधा लीटर का दूध आता है ना पैकेट, इतना गया बाहर आ गया, ठीक है। और उसके नीचे लिखा है 1 मिनट के अंदर हम 12 से लेके 18 बार सांस लेते हैं, ब्रीथ। नहीं लिखा, क्या बात कर रहे हो, वहाँ पे 6000 8000 लीटर नहीं तो उसके वहाँ पे वो नहीं लिखा, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन ब्रीथ 12 to 18 टाइम्स, नहीं लिखा। वाह, नहीं 12 से 18 बार सांस नहीं लिखा, 12 से 18 नहीं लिखा, मैं बता रहा हूँ, वो आगे पेज पे मिल जाएगा, मैं तुम्हें वहाँ बता, अभी चेक मत करो। यहाँ देखो, एक इंसान 12 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अगर मैं उसको 500, और वो सांस ले कितनी रहा है 500 ml, और 1 मिनट में कितनी ले रहा है 12 से 18। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 मिनट का आ जाएगा मेरा, कितना आएगा 6000 से लेके 8000 ml, मतलब 6 लीटर से लेके 8 लीटर 1 मिनट के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर हम बाहर छोड़ देते हैं और अंदर ले लेते हैं। तो एक बात बताओ, कंडक्शन जोन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी गैस, एटमॉस्फेरिक एयर ट्रांसपोर्ट होगी कितनी ml, क्योंकि ली कितनी उसने 500 में से एल्वियोलाई तक जाएगी, वही सेम गैस कहाँ जाएगी एल्वियोलाई तक। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, क्लियर करती है कंडक्टिंग एयर, तो कुछ एयर यहाँ पे रह जाती है, कौन से जोन में, कंडक्शन जोन के अंदर। जो एयर रह जाती है उसको वो होती है 150 ml एटमॉस्फेरिक एयर, और इस चीज को हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। उसने सांस ली कितनी 500, 150 ml का यहाँ पे ये फिक्स है, 500 लेगा 150 ml यहाँ पे जाएगी, तो एल्वियोला तक कितनी पहुंचेगी 350 या 350, बस चलो लिखवा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अबे यार कैसा मार्कर है, कभी तो डार्क चल रहा है कभी लाइट चल रहा है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होगा सर, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस, पक्का देख लो। और पहाड़ पे चले गए तो सर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। पहाड़ पे जाते सांस नहीं आती ना, या लकड़ियाँ जला देते तो सांस नहीं आती ना, क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कैसे लिखते हैं हम CO, नहीं पता था तो क्या हुआ, अब पता चल गया। नहीं आगे बताएंगे अच्छी तरह से ना। इसके अंदर होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, और इसके अंदर क्या नहीं होता, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या होता है इसके अंदर, एब्सेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस
इसके अंदर होता है एब्सेंट। अच्छा जी, कहाँ लिखे? देखो इस तुम्हें बता रहा हूँ मैं, को नहीं पता होगा ना मैं किसे पढ़ाता हूँ। प्लस और एंटी लिखाओ प्रेजेंट, माइनस एंटी लिखाओ एब्सेंट। ठीक है, ठीक है साहब, हो गया, ये हो गया। अच्छा, मैंने तुम्हारे को एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाए थे, होलो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या ट्राकिया होलो है? होलो मतलब एक पाइप की तरह है जो अंदर से खाली है। ईसोफेगस भी खाली है तभी तो खाना जा रहा है, ट्राकिया भी खाली है तभी तो हवा जा रही है। अगर बीच में कुछ अटक जाए तो नहीं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है, ये बोल रहा है कि कंडक्टिंग एयर क्लियर करता है, फोरिजन पार्टिकल यहाँ से बाहर निकालता है। फोरिजन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए सर? कुछ इस तरह की सीलिया प्रेजेंट होने चाहिए जो फोरिजन पार्टिकल को रोक ले और ऊपर फेंक दे। सीलिया पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। मान लो ये एक पाइप है, इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? सीलिया। सीलिया क्या होता है? मोटाइल होता है, ऐसे हिलने वाला स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे एक मास्ट सेल आया, मतलब कोई एक एलर्जेटिक बैक्टीरिया आया, वो एयर जब पास होगी तो वो उसका मोलिकुलर वेट इतना होगा कि वो इनसे लगता हुआ जाएगा, तो वो क्या यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। तो ये सीलिया क्या करेगा, इसको ऐसे, अगर ये नीचे है तो एक एक मूवमेंट करते करते ऊपर भेजेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंकेंगे तो ये पार्टिकल भी कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरे पास, अच्छा ये जो टिश्यू है ट्राकिया, क्या मेरे पास कुछ इस तरह की टिश्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जहाँ पे सीलिया हो? और सीलिया कैसा हो? हिलने वाला। अगर ऐसे रहेगा, नहीं हिलेगा, तो फोरिजन पार्टिकल तो वहीं अटक जाएगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर मैं यहाँ से भी हवा पास करूँगा तो भी वो यहीं बैठा रहेगा भाई, ऊपर नहीं जाएगा। तो उसकी मूवमेंट कराने के लिए, सीलिया की मूवमेंट कौन करा रहा है सर? हवा। जब नीचे जा रहे हैं तो भी हवा करा रही है, ऊपर आ रहे हैं तो भी हवा करा रही है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, एपिथीलियल मतलब टिश्यू। यश ये देख लेना क्या है एपिथीलियल का मतलब, क्या होता है? टिश्यू। और टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल। यहाँ पे जो एपिथीलियल प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है किनोसिलिएटेड कोलुमिनार। देखो कोलुमिनार ना एक तरह का टिश्यू होता है, सिलिएटेड मीन्स तुम समझ गए हो ये वाला स्ट्रक्चर, किन्नो मीन्स होता है मोटाइल। मोटाइल मतलब हिलने वाला। काइनेमैटिक्स पढ़ा है ना चैप्टर, काइनेमैटिक्स क्या है? मोशन। इसलिए यहाँ पे भी किन्नो का मतलब क्या है? मोटाइल, मतलब कोई मोशन वाली चीज़। ठीक है, वहाँ पे किन्नो सिलिएटेड नहीं लिखा मैंने, सिर्फ सिलिएटेड लिखा है, काट के लिख लो। और जो नीचे लिखा है ना सूडो स्ट्रेटिफाइड, उसको काट दो, अब वो पूछा नहीं जाता, बहुत हायर लेवल पर आ गया। अच्छा, इसके अंदर तो ट्रांसपोर्ट गैस था, इसके अंदर फोरिजन पार्टिकल को ट्रैप करना था और बाहर भेजना था, इसलिए यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट था? किन्नो सिलिएटेड। इसके अंदर तो कोई फोरिजन पार्टिकल जाएगा नहीं, फोरिजन पार्टिकल यहीं तक रुक जाएगा। तो जो यहाँ तक जाएगा, ध्यान बोर्ड पे, यहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होगी उसका नाम है वो है SSE, सिंपल स्क्वैमस अब तुम्हारा एक टास्क, घर जाओगे, किन्नोसिलिएटेड में जाके देखोगे 3 चीज लिखवाई थी, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या कंडक्शन जोन हमारा अपर, अगर ये हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंग्स है, ये मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो इसके आधे हिस्से में क्या प्रेजेंट है? किन्नोसिलिएटेड। और आधे हिस्से में क्या प्रेजेंट है? ये देखो, ये ना एक टिश्यू होता है जिसका नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका काम क्या होता है? सेविंग अकाउंट में पर्सनल एफडी, सेविंग अकाउंट में एफडी। इसका मैं तुम्हें मतलब बताता हूँ। ये होती है सीक्रेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, फिल्टरेशन करना एंड डिफ्यूजन करना। डिफ्यूजन मतलब एक गैस, एक जगह से दूसरी जगह गैस का जाना। ये एल्वियोलाई है, मान लो ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे से इसकी ब्लड वेसल्स जा रही है, ये O2 इसको देगा और CO2 खुद ले लेगा।
ये गैस का क्या हो गया, एक्सचेंज, मतलब गैस का क्या हो गया, डिफ्यूजन, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो क्या डिफ्यूजन आ गया। और डिफ्यूजन में कौन हेल्प करता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसलिए कौन सी वाले जोन में दिया है इसको, रेस्पिरेटरी जोन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होना है, गैसेस का एक्सचेंज। शाबाश, उतारो, फोटो खींचो।